हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल आई क्यू। और यहाँ से भाई हम अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने एमसीक्यू स्टार्ट किया था और मेरे हिसाब से भाई एमसीक्यूज़ में कुछ क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा या फिर समझने में दिक्कत हो रहा होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया था डिटेल में। ओके, उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसको भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये केमिकल इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे भी आपका यही पूछा गया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केमिकल इक्विवेलेंट वेट। ये होता क्या है इस पर हम लोग बात करेंगे। और हम लोगों ने जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा है भाई, उसमें आपका 2 लॉ था। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लॉ को एक तरीके से कवर किया था, सेकंड लॉ का हम लोगों ने अभी तक जिक्र नहीं किया है। तो ये जो आ रहा है ना वर्ड, ये आपका सेकंड लॉ से रिलेटेड है। तो अभी हम लोग सबसे पहले फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का सेकंड लॉ को पहले समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग वापस से इस क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। ओके, और क्वेश्चन नंबर 8 भी मैंने वहाँ पे स्किप किया था कल वाले सेशन में। आज इसका भी आंसर एक तरीके से आपको मिल जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं भाई, इन सब को डिलीट ही कर देते हैं। यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिर से फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और आज हम लोग सेकंड लॉ के ऊपर बात करेंगे। थोड़ा सा ये पेज फिर से इंपोर्ट कर लेते हैं, क्वालिटी सही नहीं आ रहा है। देखिए, ये है आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का सेकंड लॉ। और थोड़ा जूम कर देता हूं आप लोग के लिए। तो इसका अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे भाई तो क्या बोल रहा है, द मास ऑफ एन एलिमेंट। यहां पे भी क्या हो रहा है, मास का ही जिक्र हो रहा है। और यहां पे भी डिपॉजिटेड, यानी एनोड से गल करके क्या होगा, कैथोड पे आपका डिपॉजिट होगा। तो फर्स्ट लॉ जो अगर आपने समझ लिया ना, तो यहां पे आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अगर यहां पे देख रहे हैं, या तो डिपॉजिट होगा या तो फिर कहिए केमिकल कंपाउंड ब्रेकडाउन होकर गैस बन रहा है, तो गैस क्या हो जाएगा आपका, लाइब्रेट हो जाएगा, मतलब ऊपर चला जाएगा, निकल जाएगा यहां से। ठीक है, तो ये किस पे है, प्रोपोर्शनल टू द केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट एलिमेंट। फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने जिक्र किया था भाई कि जो भी मास डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर, ये प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ चार्ज के ऊपर, या फिर कहिए अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो पास होगा इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान उसके ऊपर। और जो सेकंड लॉ है, ये सेकंड लॉ फिर से बोल रहा है कि जो मास डिपॉजिट होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा केमिकल इक्विवेलेंट वेट के ऊपर, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो केमिकल इक्विवेलेंट वेट होगा या फिर मास होगा उसके ऊपर। तो अभी ये केमिकल इक्विवेलेंट वेट क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा जिक्र करेंगे। ओके, तो यहां पे भाई सेकेंड लॉ को समझाने के लिए इसने एक फिगर कंसिडर किया है 10.2। ओके, इसका मतलब होता है चैप्टर नंबर 10 और इस चैप्टर का ये फिगर नंबर 2 है। तो ओवरऑल देखिए, यहां पे हम लोगों ने 2 वोल्टामीटर लिया हुआ है। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, एक प्रोसेस है। ओके, यानी एक प्रिंसिपल है, और इसको परफॉर्म करने के लिए जो हम लोग डिवाइस बनाते हैं उसको हम लोग वोल्टामीटर बोलते हैं, नहीं तो फिर इसी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं इसको। ठीक है, ओके। तो ओवरऑल अभी हम लोग के पास यहाँ पे 2 वोल्टामीटर है, फिर का ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, एक ये और एक ये। अगर यहाँ पे हम लोग जिक्र करें तो यहाँ पे भाई आपका एक कंटेनर लिया गया है, और इस कंटेनर में क्या है, 2 इलेक्ट्रोड यूज किए हैं, है ना। और ये दोनों क्या एक तरीके से सिल्वर है, और सिल्वर क्या होता है, एक्टिव इलेक्ट्रोड के अंदर आता है। ठीक है, तो ये भी आपका Ag हो गया और ये भी आपका Ag हो गया। इसके अंदर हम लोगों ने AgNO3 लिया है, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। Ag प्लस में टूटेगा क्योंकि मेटल है तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और NO3 के ऊपर क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आएगा। ने इस तरीके का आपका इसके अंदर आयोन्स फ्लोट कर रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर। इस साइड में देखें तो मेरे पास एक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, फिर का ये वोल्टामीटर है। इसमें हम लोगों ने CuSO4 का एक तरीके से सॉल्यूशन डाल रखा है, यानी यहाँ पे Cu++ और
SO4 माइनस माइनस ब्रेक होंगे, है ना, इस तरीके के आयंस आपको देखने को मिलेंगे। और ये आपका कॉपर हो गया और ये भी आपका कॉपर हो गया। अब देखिए इसको हम लोगों ने कनेक्ट कैसे किया हुआ है, कनेक्ट कैसे किया होगा भाई समझिए। इसके लिए मेरे को बनाना पड़ेगा, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है, बस यहाँ पे सिंपल वे में दिखा दे रहा हूँ। इसमें इस तरीके का इलेक्ट्रोलाइट में ये सॉलिड पूरा पूरा डिप है, डूबा हुआ है ये मेरे पास। दूसरा हो गया वोल्टामीटर, क्योंकि भाई अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इधर से करंट आ रहा है, ओके, और ये करंट ऐसे जा करके नीचे इलेक्ट्रोलाइट जो है इसको हेल्प करेगा सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। फिर यहाँ से करंट आपका निकला, फिर ये वाला इसमें कनेक्ट हुआ, फिर यहाँ से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से करंट यानी सर्किट कंप्लीट हो रहा है, ओके। इसको ऐसे बुक के साथ सिंक्रोनाइज होते चले जाइएगा, ठीक है। और ओवरऑल ये दोनों क्या होगा, बैटरी से जुड़ा हुआ होगा इस तरीके से, क्लियर हुआ। ये पॉजिटिव जो कि इस बीकर का क्या होगा, एनोड होगा, समझ में आया। और ये नेगेटिव है तो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव हमेशा कैथोड से जुड़ा होता है, ठीक है। तो भाई इसके ऊपर अगर आप फोकस करेंगे, सिर्फ एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ऊपर फोकस करेंगे तो ये एनोड हुआ और ये इसका कैथोड हुआ, ये भी इसका क्या हुआ, एनोड हुआ, और ये भी आपका क्या हुआ, इसका कैथोड हुआ। लेकिन बैटरी हमेशा किससे जुड़ना चाहिए, एक एनोड से और एक कैथोड से। पॉजिटिव को एनोड से जोड़ेंगे और नेगेटिव को हम लोग कैथोड से जोड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके यहाँ पे बैटरी एक तरीके से हटा दिया गया, स्पेस नहीं होगा इसके चलते, ठीक है। लेकिन आप समझिए कि बैटरी से इस तरीके से आपका जुड़ा हुआ है। तो ओवरऑल देखिए भाई, इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज सर्किट। ये क्या है मेरा, सीरीज सर्किट। सीधी सी बात है भाई, अगर आप देखेंगे यहाँ से अगर I एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो ये करंट क्या हो रहा होगा, इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से होकर के इस तरीके से होकर के फ्लो कर रहा है, समझ में आया। यानी दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या है, मेरा करंट सेम है। और करंट अगर सेम है इसका मतलब क्या हो भाई, करंट इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सेम करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन एक तरीके से फ्लो हो रहा होगा, है ना, समझ गए। यानी सेम करंट है, इसका मतलब क्या होगा, सेम चार्ज जो है दोनों के अंदर फ्लो हो रहा होगा, समझ में आया। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। तो देखिए थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा क्या बोलता है ये। और ऑलरेडी मैंने आपको ये सर्किट समझा दिया भाई, तो उसको मैं मिटा देता हूँ, ओके। क्या बोल रहा है ये, बोल रहा है फैराडेज सेकंड लॉ जो कि फिगर में दिखाया गया है, वेयर सिल्वर एंड कॉपर वोल्टामीटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अभी जस्ट बताया सीरीज में कैसे कनेक्टेड है। आगे बोलता है व्हेन द सेम करंट इज पास्ड, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है तो दोनों में क्या होगा, सेम करंट फ्लो होगा और सेम टाइम के लिए फ्लो हो रहा है। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं भाई ये 5 एम्पियर है और ये टाइम जो है कितना, 1 आवर के लिए फ्लो हो रहा है। 1 आवर कहने का मतलब क्या, इसको हम लोग 3600 सेकंड बोल सकते हैं कि 3600 सेकंड के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ओके। आगे बोलता है it will be seen that the mass of silver and copper deposited on the respective cathode are in the ratio of 108:32। इसको मैं प्रूफ करवाता हूं, ठीक है। यानी इसने क्या बोला भाई कि अगर आप 2 वोल्टामीटर को इस तरीके से सीरीज में जोड़ दें, यानी सेम करंट फ्लो हो रहा है और सेम टाइम के लिए अगर दोनों में फ्लो हो रहा है, तो एक साइड में हम लोगों ने सिल्वर का कैथोड, सिल्वर लिया हुआ है, दूसरे साइड में हम लोगों ने कॉपर लिया हुआ है। तो जो सिल्वर डिपॉजिट होगा ये गलना स्टार्ट होगा, समझ रहे बात को, ये टूट के क्या होगा, Ag+ सॉल्यूशन में उतरेगा और फिर इसमें जाके चिपक जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये कॉपर जो है आपका गल करके Cu++ के आयंस में सॉल्यूशन में उतरेगा और फिर यहाँ पे जाकर के चिपक जाएगा। तो बोल रहा है कि अगर हम लोग इस साइड वाले वोल्टामीटर के ऊपर फोकस करें तो इधर क्या बोला कि यहाँ से जो सिल्वर, यहाँ से एनोड से जो सिल्वर भाई यहाँ कैथोड में चिपकेगा ना, इसका रेशियो कितना आ रहा है, 108। और ये जो कॉपर है, कॉपर जो है एनोड से कैथोड पे कितना चिपकेगा, इसका रेशियो कितना आ रहा है, 32। अब ये कैसे आता है ये मैं आपको समझाता हूँ भाई। तो अभी और कल भी मैंने आपको समझाया था, ओके। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट होगा भाई। देखिए मान लेते हैं भाई यहाँ से
तो फिर से बनाता हूँ, यानी इसी को यहाँ पे दिखा देता ना, ये ऐसे बैटरी से जुड़ा हुआ है। ओके, तो भाई अगर इधर से क्योंकि पॉजिटिव है नेगेटिव, तो करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होगा इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, करंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो मान लेते हैं भाई कि मेरे पास यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं इसका जो संख्या है ये 1 मोल के बराबर है। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप 10 इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं, 20 इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं, लेकिन भाई मैं इजी रखने के लिए 1 मोल मान के चल रहा हूँ। मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया, इसका मतलब क्या है, यही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें भी फ्लो होगा, क्योंकि सब सीरीज में कनेक्टेड है, नहीं सेम चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा हम लोगों को पता है, एक इलेक्ट्रॉन के चलते कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो अगर मेरे पास 1 मोल है, इसका मतलब क्या, 1 मोल में कितने क्वांटिटीज होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। और उसको जब हम लोग मल्टीप्लाई किया था तो हम लोग का वैल्यू आया था 96500, ठीक है, इतना कूलाम। और इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, 1 फराडे बोल रहे थे, ठीक है। यानी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, इसको आप या तो ऐसे ओपन करके लिखिए 96500, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं 1 फराडे। क्लियर हुआ, अभी हम लोग सब पे बात करेंगे भाई। तो अभी मैंने मान लिया कि इधर से जो मेरा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वो कितना है, इतना सारा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, और इतने सारे इलेक्ट्रॉन के चलते जो मेरा चार्ज आएगा कूलाम्स में, कितना चार्ज है, इतना। यानी मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं भाई कि Q जो है मेरा यहाँ पे 96500 कूलाम है, ठीक है। और ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है ये मान लेते हैं भाई 1 आवर के लिए फ्लो हो रहा है, ऐसे भी समझिए आप, ठीक है। टाइम मैं ले लेता हूं यहाँ पे 1 आवर कहने मतलब क्या, 3600 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को पता है, हम लोग यहाँ से करंट भी निकाल सकते हैं। जब हम लोग ये एज्यूम करें तो करंट I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू क्या होता है भाई, I इक्वल टू होता है Q/T। Q पता है, टाइम पता है, तो करंट भी निकाल सकते हैं कि इतना चार्ज जब फ्लो होगा इधर से इधर की तरफ तो करंट कितना आएगा, है ना, ये भी बता देता हूँ। ये हो जाएगा 96500 कूलाम डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कुछ वैल्यू आएगा 26 समथिंग आएगा। ओके, तो न्यूमेरिकल बेसिस पे भाई समझना जरूरी है ताकि आपको प्रैक्टिकली फील हो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ओके, ये हो जाएगा आपका 3600 इक्वल टू हो जाएगा 26.80 एम्पियर, यानी इतना करंट एक तरीके से फ्लो हो रहा है। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं। मैंने आपको कल ही बताया था कि यहाँ पे क्योंकि भाई ये एक्टिव इलेक्ट्रोड लिया हुआ है हम लोगों ने, ये भी सिल्वर है, ये भी सिल्वर है, इधर भी कॉपर, इधर, मतलब दोनों वोल्टामीटर में जो इलेक्ट्रोड्स लिए हैं हम लोगों ने, जिसको हम एनोड कैथोड बोल रहे हैं भाई, वो सारा का सारा क्या है, एक्टिव इलेक्ट्रोड है। मींस यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड ही क्या हो जाएंगे, रिएक्शन करना स्टार्ट कर देंगे, यानी ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन होगा, इधर अगर देखें तो यहाँ पे एनोड है तो इस पर ऑक्सीडेशन होगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि Ag का जो सॉलिड एटम है ये Ag+, और Ag+ ही क्योंकि कल ही मैंने आपको वैलेंसी का कॉन्सेप्ट दिया था, है ना। इसका 47 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कीजिएगा तो आपका जो बाहरी वाला ऑर्बिट होगा जिसको वैलेंस बैंड बोलते हैं, उसमें कितना होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा भाई, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही लूज करेगा इसका मतलब क्या हुआ, Ag+ आ जाएगा इसके ऊपर, समझे। तो ये क्या कर रहा है, ये न्यूट्रल था, ये Ag+ बन रहा है कैसे, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ भाई कि अगर आप यहाँ पे फोकस करें, यहाँ पे फोकस करें, देखिए यहाँ पे सेपरेट करके समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझ जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा आपको फिर आगे। ये हो गया Ag और ये हो गया Ag, और यही एक कॉन्सेप्ट ही है भाई, इसके बाद आपका बैटरी स्टार्ट होगा, ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका। तो बोर नहीं होना है, और पढ़ाई भाई प्लेजर के लिए नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है, ऐसे इसको आपको दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं भाई, अभी मैं सेपरेट करके समझा रहा हूँ, मान लेते हैं ऐसे ही बैटरी से जुड़ा होता, तो भाई सीधी सी बात है, अगर ये एक Ag का एटम इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर इस तरीके से टूट के बिखर गया, इसका मतलब क्या, इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ दिया होगा। इसी तरीके से एक और Ag का एटम मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया होगा और इसमें सॉल्यूशन में डूब गया होगा, समझ रहे बात को। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, जो Ag के एटम्स हैं सॉलिड के साथ, यानी इस इलेक्ट्रोड में जो जुड़े हुए थे, उससे क्या हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ कर क्या हो रहा है, आयन्स बन जा रहा है, सॉल्यूशन में उतरते चला जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि
आप देख रहे हैं भाई, जैसे मैंने यहाँ पे 2 दिखाया, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो आया एक्स्ट्रा, ये बैटरी क्या करेगा, खींच करके ज़बरदस्ती कहाँ भेज देगा, यहाँ पे भेज देगा, समझे। और इस सोल्यूशन के अंदर क्या है, ये जो Ag++ है, ये क्या हो जाएगा, तुरंत जा करके इसके पास ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी जो Ag+ आयोन्स थे सॉल्यूशन के अंदर, ये क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके बन जाएगा Ag, यानी क्या हो जाएगा, इस कैथोड में चिपकने लगेगा, समझे। और ये दूसरा वाला भी हम लोग का जो Ag+ है, ये दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और ये भी क्या हो जाएगा, इसमें Ag सॉलिड बन के चिपक जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, मतलब सीधी सी बात है भाई, एक सिल्वर के एटम को एनोड से ले जा करके, यहाँ पे लिख रहा हूँ एनोड, ठीक है, कैथोड में चिपकाने के लिए, कैथोड में चिपकाने के लिए, ठीक है, हम लोग को कितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन करना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का, समझे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे कितना मान रखा है, कितना मान रखा है, हम लोगों ने माना है भाई कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, कितना हो रहा है, 1 मोल, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ से जा रहा है। और सब में सेम है ना भाई, यही क्या हो रहा है, इस तरीके से ऐसे 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 फ्लो हो रहा है ना, समझे। तो ओवरऑल अगर आप सिल्वर साइड में देखेंगे तो इतना सारा जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो इसके चलते एनोड से कैथोड के ऊपर कितने सिल्वर के एटम चिपक जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, उतना ही है ना। यहाँ पे जैसे 1 इलेक्ट्रॉन से 1 सिल्वर का Ag एटम चिपक जा रहा है, ठीक है, कैथोड पे जाकर के, यहाँ पे लिख देता हूँ, चिपक जा रहा हो कैथोड पे जाकर, ठीक है। तो मेरे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं, 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एक पे इतना, तो इतने पे कितना हो जाएगा, 1 Ag इंटू क्या हो जाएगा, ये 6.022 इंटू 10⁻23। यूनिटरी मेथड चल रहा है भाई, कुछ नहीं है आपका ये, ओके। इतने सारे एटम्स जो है सिल्वर के जाकर के चिपक जाएंगे, है ना। और आपको पता है इतने सारे एटम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मोल, है ना। आप कह सकते हैं इसी को कि 1 मोल ऑफ सिल्वर के एटम जाकर के चिपक जाएंगे। और इसको इधर आप लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जब पास होगा, यानी फ्लो होगा, ठीक है, तो कितने 1 मोल ऑफ Ag भी चिपक जाएंगे, समझ में आया। और हम लोग को पता है कि 1 मोल ऑफ Ag का मतलब क्या है भाई, इसको हम लोग इसके मोलर मास से रिप्लेस कर सकते हैं। और मोलर मास जो होता है सिल्वर का, ये 108 ग्राम होता है। मतलब इतने सारे एटम अगर रहेंगे सिल्वर के, तो उनको जब आप वेट कीजिएगा तो कितना आएगा, 108 ग्राम के बराबर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी इतना सारा इलेक्ट्रॉन जब पास होगा एनोड से कैथोड की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितना ग्राम एक तरीके से सिल्वर चिपक जाएगा, एनोड से पिघल करके कैथोड पे 108 ग्राम चिपक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका सिल्वर साइड का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम लोग कॉपर साइड। तो कॉपर जो होता है भाई, कॉपर का मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर 29 होता है। तो इसका अगर आप वैलेंसी देखेंगे, यानी लास्ट वाले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, तो एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इसके हिसाब से इसका जो वैलेंसी होता है वेरिएबल होता है भाई, ठीक है। वेरिएबल वैलेंसी का कॉन्सेप्ट अलग होता है, कभी कभी ये क्या करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कभी कभी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। तो हम लोग का जो वहाँ पे रिएक्शन है उसमें क्या होगा, इसका जो वैलेंसी होगा 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन एक तरीके से लूज करेगा। तो ओवरऑल देखिए, ये मेरा एक तरीके से कंटेनर है, ये मेरा एक तरीके से कॉपर है, ये भी मेरा कॉपर है, ठीक है। ये एनोड हो गया, इधर मेरा कैथोड हो गया, इसमें आपका CuSO4 यानी Cu++ और SO4 के आयोन्स है। तो मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोड ही एक तरीके से रिएक्शन करने लगेगा, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रोड के थ्रू ही होगा, ओके। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे क्या है कि एक कॉपर के सॉलिड एटम को Cu++ आयोन्स बनने के लिए, जो कि पानी में यानी सॉल्यूशन में मिक्स होगा, घुल जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन गया आपका, Cu++ बना। ये 2 इलेक्ट्रॉन बैटरी को खींच करके यहाँ पे लाकर रख देगा, और ये जो सॉल्यूशन के अंदर आयोन से क्या करेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा इसमें, यानी Cu सॉलिड बन जाएगा, समझे। तो आप देख रहे हैं भाई कि इस केस में, कॉपर वाले केस में क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन एनोड से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के कैथोड पे जा रहा है, तब जाकर के यहाँ से एक एटम टूट करके क्या हो रहा है, इस कैथोड में आके चिपक रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन के चलते हम लोग का एक कॉपर का एटम जो हो रहा है कैथोड में चिपक जा रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चिपकेगा, तो
डिवाइडेड बाय 2 है ना। तो मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है 1 मोल, यानी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। तो 2 पे इतना, 1 पे इतना, तो इतने पे कितना हो जाएगा, तो Cu सॉलिड 2 इलेक्ट्रॉन इंटू कितना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका, ये नीचे में 2 बचा है, यानी इसका आधा हो जाएगा, समझे, ये आधा कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप लिखेंगे हाफ मोल ऑफ, क्योंकि भाई ये 1 मोल होता है, ठीक है, और इसके नीचे में क्या है 2 छुपा है, तो क्या हाफ लिख सकते हैं, है ना। हाफ मोल ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा, यानी जब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड से चल के कैथोड पे पहुंचेगा तो एनोड से कॉपर गल करके कैथोड पे जो चिपकेगा, कितना चिपकेगा, आधा चिपकेगा, हाफ मोल। और आपको पता है भाई कि जो कॉपर का, यहाँ पे लिखता हूँ 1 मोल ऑफ कॉपर एटम अगर आप लेंगे और इसका वेट करेंगे तो इसका आपका आएगा, देखिए 1 मोल ऑफ कॉपर का 63 पॉइंट समथिंग आता भाई। एक बार आपको दिखा देता हूँ, मैं भी आप भूल गए होंगे। कॉपर एटॉमिक मास, ठीक है, देखिए कितना 63.546। ओके, तो 1 मोल ऑफ कॉपर एटम का जो मास होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, मास होगा कितना होता है 63.546 ग्राम। तो भाई ये 1 मोल है, 1 मोल, यहाँ पे कितना डिपॉजिट हो रहा है, आधा, इसका मतलब इसका आधा कर लीजिए। तो इसको अगर ओवरऑल 64 मानेंगे तो इसका आधा कितना हो जाएगा, यानी ओवरऑल इस हाफ मोल ऑफ कॉपर को हम लोग मास में अगर चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा, समझे भाई। इसको हम लोगों ने ओवरऑल फिगर ले लिया ना, 64 मान लीजिए, तो 64 का आधा किया तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, समझे। तो ओवरऑल अब हम लोग अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं और फिर से मैं पेज इंपोर्ट करता हूँ। देखिए अब आपको समझ में आ जाएगा। कहाँ गया भाई हम लोग का, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोल दिया गया कि सेम चार्ज फ्लो हो रहा था, सेम करंट फ्लो हो रहा था, सेम चार्ज फ्लो हो रहा था। चार्ज को हम लोगों ने कितना लिया था 6 पॉइंट, मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक तरीके से फ्लो हो रहा है। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के चलते यहाँ पे आपने देखा कि जो एनोड से कैथोड पे कितना एजी चिपक रहा है 1 मोल। 1 मोल का कितना आपका वेट आ रहा था 108 ग्राम, है ना। और वही अगर आप इधर देखेंगे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो उसके चलते कॉपर कितना आपका ग्राम में डिपॉजिट हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ 32 ग्राम। तो अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना होगा भाई बताइए, 108 ग्राम डिवाइडेड बाय 32 ग्राम, ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो ओवरऑल क्या बचेगा 108:32। समझ में आया, क्लियर हो गया। तो एक चीज़ और समझिए भाई, जो सिल्वर था, ये सिल्वर भाई एनोड से उठ करके कैथोड पे जाके जो चिपक रहा है, ये ज्यादा क्यों चिपक रहा है, इसको एक एटम को चिपकने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई इसका वैलेंसी क्या है, वैलेंसी मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है ये हमेशा, ठीक है। Ag एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करके 1 प्लस हो जाता है। तो ओवरऑल देखिए भाई ये सॉलिड है, मींस इस इलेक्ट्रोड का हिस्सा है ये। तो एक एटम को अगर एक्वस में, इस पानी में उतरने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ता है, समझे, एक ही इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, और जैसे एक्वस में उतर गया और ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये बैटरी को खींच के यहाँ पे ला के रख देगा तो ये इसको पकड़ के ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें चिपक जाएगा। यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है एक एटम को चिपकाने के लिए। तो अगर टोटल 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, इसका मतलब क्या, 1 मोल आपका सिल्वर वहाँ पे जाके चिपक जाएगा, है ना। और वही यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉपर का वैलेंसी क्या है, 2 है। तो ओवरऑल यहाँ पे एक सॉलिड कॉपर एटम को सॉल्यूशन में उतरने के लिए क्या करना पड़ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ रहा है, समझ रहा है।
तो बैटरी को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच के यहाँ पे ला देगा, और ये जो Cu++ आया हुआ ये क्या, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या हो जाएगा, ये चिपक जाएगा। यानी इधर क्या है, एक कॉपर के एटम को एनोड से कैथोड पे ले जाने के लिए, यानी चिपकाने के लिए हम लोग का 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, समझे। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर हम लोग लिखें, यहाँ पे अगर हम लोग लिखें कि जो मास डिपॉजिट होगा, जो मास डिपॉजिट होगा भाई, अभी इस वाले केस को ले लेते हैं, सिल्वर के लिए ले रहे हैं, इस वाले बीकर पे फोकस कीजिए आप, ठीक है। जो मास डिपॉजिट होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके ऊपर, सबसे पहले देखें, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके ऊपर, ये होगा आपका वैलेंसी के ऊपर। जैसे सिल्वर का वैलेंसी एक ही था, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या कर रहा है, एक तरीके से ये चिपक जा रहा है ना। तो इसका वैलेंसी कम था, तो यहाँ पे जो मास डिपॉजिट होगा, देख रहे हैं सिल्वर कितना डिपॉजिट हो जा रहा था, 108 ग्राम डिपॉजिट हो जा रहा था, समझ में आया, क्योंकि इसका वैलेंसी कम था, तो मास जो डिपॉजिट बढ़ जाएगा। और वही अगर आप इस वाले बीकर पे फोकस करें, तो यहाँ पे जो मास डिपॉजिट होगा, मास जो डिपॉजिट होगा भाई, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वैलेंसी के ऊपर, लेकिन इसका वैलेंसी ज़्यादा है, यहाँ पे 2 है और इसका वैलेंसी कितना था, 1 था, तो ये ज़्यादा हो गया, इसलिए क्या हो गया, इसका मास जो होगा एज कम्पेयर टू सिल्वर के मुकाबले कम डिपॉजिट होगा। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एक चीज़ और समझिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पीरियोडिक टेबल के बारे में कि पीरियोडिक टेबल में भाई जैसे जैसे आप, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बैरियम, बोरोन, मतलब जैसे जैसे 1 से आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। इसका मतलब एटॉमिक नंबर मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता भाई, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जो मास होता है, एटॉमिक मास जो होता है भाई, ये क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो अभी जैसे आपसे पूछूं, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं भाई कि कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है, 29, और सिल्वर का कितना है, 47, समझ में आ रहा है। आयरन का कितना है, आयरन का कितना है, यह है 26, समझ रहे बात को। तो भाई 26 का मतलब क्या कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 26 ही प्रोटॉन है, इसमें कितना 29 ही प्रोटॉन है, इसमें कितना 47 प्रोटॉन है। तो सिर्फ न्यूट्रॉन को भी भूल जाइए आप, न्यूट्रॉन से हम लोग लेना देना नहीं, न्यूट्रॉन अभी भूल जाइए। तो सिर्फ आप प्रोटॉन को ही कंपेयर करें, इन सभी एलिमेंट का सिर्फ प्रोटॉन लेंगे तो मास किसका ज़्यादा देखने को मिलेगा, सिल्वर का, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है एक तरीके से एज कम्पेयर टू जो आपका कॉपर हो गया। फिर वही बोल रहा हूँ कि पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे नीचे उतरिएगा वैसे वैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते चला जाता है। इसका मतलब क्या, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते चला जाएगा, इसका मतलब क्या, उनका मास भी एक तरीके से बढ़ते चला जाएगा, समझ गए। ओके, तो इस चीज़ को समझिए। और वही है भाई, इसलिए कॉपर का जो एटॉमिक मास है कितना है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जोड़ो कितना आ रहा था आपका, 63.546। और वही इसका अगर आप देखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर 47 है, न्यूट्रॉन भी और न्यूट्रॉन जोड़ो कितना आ रहा है आपका, 107 दशमलव समथिंग है, तो इसको ओवरऑल 108 ग्राम बोलते हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर हुआ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो ओवरऑल देखिए भाई, जो मास डिपॉजिट होगा, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के ऊपर होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा वो वहाँ पे मास मतलब उसका एटम ज़्यादा डिपॉजिट होगा। अभी प्रूफ करके दिखाया सिल्वर और कॉपर में कंपेयर करके। अब एक चीज़ समझिए, एक चीज़ और समझिए, जो मास डिपॉजिट होगा एनोड से निकल करके कैथोड के ऊपर, ये प्रोपोर्शनल होगा आपके एटॉमिक मास के ऊपर भी, एटॉमिक मास के ऊपर भी। क्यों भाई, एटॉमिक मास के ऊपर क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे मास निकाल रहे हैं, मास डिपॉजिट, समझ में आया। जैसे इसको ऐसे समझिए, इसको थोड़ा सोचिएगा भाई, ठीक है, थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे क्या है, मास डिपॉजिट, मतलब कितना मास, मतलब कितने ग्राम में वहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, किसमें है, ग्राम में है, ओके। और ये एटॉमिक मास भी किस में होता है, ग्राम में होता है। तब एक चीज़ समझिए, मैंने आपको बताया कॉपर ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, या फिर गोल्ड ले लीजिए, या फिर कहीं और भी जो नीचे जाएंगे। तो मेरे को एक चीज़ बताइए, यहाँ पे एल्युमिनियम भी ले लेते हैं भाई, ठीक है। आपको ऑलरेडी पता है एल्युमिनियम का बर्तन अगर आपने यूज़ किया होगा तो बर्तन बहुत लाइट होता है। वही अगर आप एक कॉपर का बर्तन यूज़ कीजिए, ठीक है, तो कॉपर वाला भारी होता है। इसका मतलब क्या हुआ, और सबके लिए जो हम लोगों ने मोलर मास का कॉन्सेप्ट देखा है भाई, मोलर मास में आपने देखा है ना कि हम लोगों ने क्या किया, एल्युमिनियम का भी 1 मोल एटम लिया है, इसका भी 1 मोल एटम, सबका 1 मोल एटम लिया है, और सबका 1 मोल एटम को जब हम लोगों ने वेट किया तो सबका अलग अलग वेट आ रहा है। इसका कम आता है, समझे, इसका थोड़ा ज़्यादा आएगा, इसका और थोड़ा ज़्यादा आएगा, इसका और थोड़ा ज़्यादा आएगा, इसका और थोड़ा ज़्यादा आएगा। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे
प्रोटॉन बढ़ते चला जा रहा है और न्यूट्रॉन भी साथ में बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है, समझे। तो मेरे को एक चीज़ बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है एटॉमिक मास, है ना। तो अगर आप मान लेते हैं Ag ले लिया, ठीक है, तो Ag का ऑलरेडी Ag और कॉपर मान लेते कंपेयर कर रहा है भाई, ठीक है, तो ऑलरेडी Ag का जो मास होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कॉपर, समझे, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो भाई जो मास डिपॉजिट होगा, फॉर्मूला लिखता हूँ पहले, मास जो डिपॉजिट होगा एनोड से निकल के कैथोड पे, ये प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक मास के ऊपर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वैलेंसी के ऊपर, समझे। और एटॉमिक मास को ही हम लोग क्या बोल रहे थे, मोलर मास बोल रहे थे, और नीचे में आपका वैलेंसी। तो ओवरऑल देखिए भाई, ये समझ में आया नहीं आया भाई, इसको कमेंट करके मेरे को बताइएगा, ये इंपॉर्टेंट है यार। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि इधर क्या हम लोग निकाल रहे हैं, मास कितना ग्राम में डिपॉजिट हुआ, समझे। तो अगर आपने कोई ऐसा इलेक्ट्रोड ले लिया, जैसे मान लिया गोल्ड ले लिया, तो गोल्ड ऑटोमेटिक भारी है, बहुत ज़्यादा भारी है। क्यों भाई? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा, मींस प्रोटॉन ज़्यादा होगा, उसके बाद फिर न्यूट्रॉन ऐड होकर और भारी हो जाएगा, ये समझ गए। तो इसका अगर एक भी एटम डिपॉजिट होगा और मान लेते हैं एक आयरन का एक एटम डिपॉजिट हो रहा है, तो भाई ये ऑटोमेटिक क्या होगा, भारी होगा, समझे। दोनों में एक ही चीज़ रखिए, ये भी एक एटम ले रहे हैं, ये भी एक एटम ले रहे हैं, लेकिन क्या होगा, इसका वेट ज़्यादा होगा। तो जितना भारी आपका एलिमेंट होगा, समझ गए, जितना ज़्यादा भारी आपका एलिमेंट होगा उतना ही ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे मास डिपॉजिट देखने को मिलेगा। समझिए इस चीज़ को मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ओवरऑल अब हम लोग बुक के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं भाई। नहीं समझ में आया तो यहाँ पे लैंग्वेज लिखा हो, पढ़िएगा एक बार। देखिए तो यहाँ पे जो नीचे वाला लाइन लिखा हुआ है, मास लिबरेटेड या फिर डिपॉजिटेड, ओके, ये किसके प्रोपोर्शनल है, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो अभी जैसे अगर मैं समझाऊँ, जो सिल्वर था तो सिल्वर का एटॉमिक वेट कितना था, 108 ग्राम, है ना, वैलेंसी कितना था, 1 था। तो ओवरऑल कितना है इसका मास, कितना डिपॉजिट हुआ, 108 ग्राम ही। और 108 ग्राम क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने 1 मोल ऑफ चार्ज को एक तरीके से फ्लो करवाया था। चार्ज अगर आप चेंज करते तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ जो सिल्वर का एटम होता है वो कम हो जाता, तो उसका हम लोग निकाल सकते थे, उसका भी निकाल सकते थे। कैसे निकालते हैं, हम लोग को पता है 1 मोल मतलब 1 मोल ऑफ Ag अगर होगा तो इसका कितना है, 108 ग्राम है। तो अगर मान लेते हैं हम लोगों ने 1 मोल Ag मतलब क्या, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन नहीं भाई, Ag के एटम, ठीक है, सिल्वर के एटम, इतना एटम है तो इतना ग्राम है। तो मान लेते हैं हम लोगों ने मान लिया कि सिर्फ 100 इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाया। तो 100 इलेक्ट्रॉन कहने मतलब क्या, हम लोगों ने देखा कि Ag को एक एटम को डिपॉजिट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या है, 100 इलेक्ट्रॉन फ्लो, इसका मतलब क्या, 100 एक तरीके से डिपॉजिट होगा वहाँ पे। तो 100 एटम का भी हम लोग वेट निकाल सकते, इतने एटम का इतना, तो एक Ag पे कितना, तो 108 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 हम लोग को निकालना है 100 Ag के एटम का वेट। यहाँ पे 100 कर लेते हैं, समझ में आया। तो यहाँ पे वैल्यू चेंज होता है, लेकिन इनका रेशियो अगर निकालें तो रेशियो हमेशा उसी में आएगा भाई, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नोट्स बना के आप पढ़िए और लिखिए, ठीक है, सिर्फ लेक्चर देखिएगा, दिमाग में नहीं घुसेगा। तो ओवरऑल आपको समझ में आ रहा है कि एनोड से कैथोड के पास कितना मास डिपॉजिट होगा, किस पे प्रोपोर्शनल है, तो एटॉमिक वेट के ऊपर, और इन्वर्सली किस पे है, वैलेंसी के ऊपर। और इसी के रेशियो को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, और इसको हम लोग कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। मास लिबरेटेड मतलब जो मास डिपॉजिट हो रहा है, तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई, समझे। तो जो फर्स्ट लॉ था, आपको पूरा रिवाइज करवा देता हूं। तो जो फर्स्ट लॉ था भाई, जो फर्स्ट लॉ था, मास जो डिपॉजिट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज के ऊपर था, ये फर्स्ट लॉ था। और सेकंड लॉ बोलता है कि जो मास डिपॉजिट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा केमिकल इक्विवेलेंट वेट के ऊपर। और अगर मैं फर्स्ट लॉ को थोड़ा सा और यहाँ पे ओपन करके लिखूँ, तो मैंने आपको बताया था कि जो मास डिपॉजिट है ये चार्ज के ऊपर है, और चार्ज को आप क्या कर सकते हैं, I इंटू टी लिख सकते हैं। इस प्रोपोर्शन सिंबल को हटाइएगा तो यहाँ पे एक Z आता था, Z इंटू IT, और Z का मैंने आपको वहाँ पे वैल्यू निकाल के बताया था, Z इक्वल टू होता है E/F/IT। और E क्या है यहाँ पे, यही तो है केमिकल इक्विवेलेंट वेट। और E का मैंने वहाँ पे आपको वैल्यू भी बताया था, जो आज मैंने प्रूफ करवा दिया। E इक्वल टू होता है आपका मोलर मास डिवाइडेड बाय X। X जहाँ पे क्या है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है। तो E का वैल्यू आप पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, मोलर मास
या फिर कहिए एटॉमिक वेट इसी को बोलते हैं, डिवाइडेड बाय एक्स। एफ नीचे है तो ऊपर में आ जाएगा और इंटू आई इंटू टी हो जाएगा। और एफ का वैल्यू क्या था, एक तरीके से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो 96500 कूलम, समझे। और x क्या है वहाँ पे, वैलेंसी, कितना चार्ज का एक तरीके से लेन देन हो रहा है। तो सिल्वर के लिए वैलेंसी कितना है 1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन एक तरीके से ही लूज करता है। कॉपर एक तरीके से वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वैलेंसी होता है, तो यहाँ पे 2 हो गया। तो यहीं से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं जो आपका बुक में दिया हुआ है। देखिए भाई ये साइंस है, ठीक है, आप हिस्ट्री या फिर कहिए पॉलिटिक्स से सब नहीं पढ़ रहे हैं, आपको यहाँ पे सब चीज़ फील होना चाहिए। देखिए ऊपर वाला जो लाइन था ये तो समझ में ही आ गया होगा आपको, ठीक है, कि सेम करंट जब फ्लो होगा फिर सेम चार्ज जब फ्लो होगा सेम टाइम के लिए फ्लो होगा, और एक साइड एजी एक साइड कॉपर है, तो इसका रेशियो कैसे होगा 108/32 का रेशियो एक तरीके से फॉलो करेगा, समझे, जो कि इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। क्योंकि भाई ये कैसे निकाला हम लोगों ने, ये इसी तरीके से निकाला, मोलर मास 1 मोल का मास डिवाइडेड बाय जो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी हिसाब से निकला हुआ है। ओके, मैनुअली समझा दिया मैंने आपको। और ये नीचे में आपका प्रोसेस बताया गया है कि यहाँ पे फैराडे लॉ को, सेकंड लॉ को एक्सप्लेन किया गया है ना। इस साइड में मेरा हेलो हेलो हाँ जी, रोड नंबर 7 में आप आइए, एकदम लास्ट में आ जाइए, ठीक है। और ये विजय तिवारी अंकल का घर देख रहे हैं आप? नहीं देखे तो नहीं है। अच्छा, एकदम लास्ट में आइए ना, लास्ट में आइए, नीचे मम्मी रहेंगे, मम्मी ले लेंगे, ठीक है। ओके ओके ओके। पूजा पूजा, नीचे पार्सल वाला है वो ले लो, पार्सल वाला है वो, बाहर बाहर निकलो, पार्सल, जाओ वहां पे खड़े हो जाओ बाहर गेट के पास। कंटिन्यू करते हैं भाई इसको थोड़ा। देखिए तो वही एक्सप्लेन किया है यार, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, AgNO3, ठीक है, तो ऑलरेडी समझा दिया और ओवरऑल आपका ये प्रूफ किया गया है। ओके, तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा E के ऊपर, और E क्या है आपका केमिकल इक्विवेलेंट वेट। तो अब हम लोग थोड़ा सा MCQs के ऊपर आते हैं। कल जो हम लोगों ने सॉल्व किया था वहाँ पे जिन्हें भी डाउट हो रहा होगा उनका क्लियर हो जाएगा। देखिए तो सबसे पहला है, when the same quantity of electricity is passed through the silver and copper voltameter in series, the mass of silver Ag, तो किस पे डिपेंड करता है, केमिकल इक्विवेलेंट वेट के ऊपर। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द मास ऑफ एन एलिमेंट लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केमिकल इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इसका थर्ड हो जाएगा। हेलो हेलो, अरे आए हुए कहाँ पे हैं आप? लास्ट में एकदम अंदर आए, रोड नंबर 7 वीकेएस कॉलोनी है ना, रोड नंबर 7 एकदम अंदर आ जाइए, बाउंड्री एकदम बाउंड्री होगा, वहाँ पे पोल होगा, इलेक्ट्रिक पोल होगा। बस वहीं पे रहिए, आ रहा हूँ, लाइन पे ही रहिए आप। थोड़ा सा और आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं भाई इसी लेक्चर को। तो अभी तक हम लोगों ने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, जो मास डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के ऊपर। और सेकंड लॉ एक तरीके से आपका बोल रहा है यहाँ पे, जो मास डिपॉजिट होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा केमिकल इक्विवेलेंट वेट के ऊपर। ओके, अब यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। अभी जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा सेकंड लॉ, वही आपका भाई बोल रहा है। हम लोग के पास यहाँ पे 2 वोल्टामीटर हैं, ठीक है, 2 वोल्टामीटर है, और ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, और सेम करंट पास हो रहा है, मींस सेम चार्ज पास हो रहा होगा दोनों में। आगे बोलता है
वन हैविंग सिल्वर प्लेट्स, ठीक है, यानी अभी जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ ये एक में सिल्वर का इलेक्ट्रोड है और ये AgNO3 के सॉल्यूशन में मिला हुआ है। उसके बाद सेकंड आपका कॉपर है, मतलब दूसरे वाले वोल्टामीटर में कॉपर है और एक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डूबा हुआ है। आगे बोलता है आफ्टर द करंट हैज सीज्ड टू फ्लो, यानी अब करंट जो है फ्लो होना बंद हो गया। ओके, क्योंकि भाई बैटरी आपका डेड हो गया होगा, ठीक है, मान लेते बैटरी खत्म हो गया। बैटरी तो एक तरीके से वर्क डन कर रहा था, एक्सटर्नल वर्क डन, जिसके चलते आपका करंट फ्लो हो रहा था, समझ रहे बात को। तो ओवरऑल मान लेते बैटरी डेड हो गया, तो बोलता है जब करंट फ्लो होना बंद हो गया तो सिल्वर के साइड में, सिल्वर वाले वोल्टामीटर में भाई ये भी Ag था, ये भी Ag था, तो ये क्या हो गया, गल गया होगा, इधर थोड़ा थोड़ा ये गल गया होगा, पतला हो गया होगा, और ये थोड़ा थोड़ा मोटा हो गया होगा, है ना। तो ओवरऑल बोलता है करंट फ्लो होना बंद हो गया, तो बोलता है 3.6 ग्राम ऑफ सिल्वर हैव बीन डिपॉजिट। इधर क्या हो गया, 3.6 ग्राम जो है सिल्वर डिपॉजिट हो गया है। अब आगे पूछा है हाउ मच, ये आपका फर्स्ट वोल्टामीटर था, ये है सेकंड कॉपर वाला, तो कॉपर भी कुछ ना कुछ यहाँ पे डिपॉजिट हुआ होगा, तो वही बोल रहा है हाउ मच कॉपर विल हैव डिपॉजिटेड इन द अदर वोल्टामीटर, ठीक है, यहाँ पे कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ ये आपको बताना है। आगे बोल रहा है टेक EC, यानी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर इज इतना, मतलब इतना कूलाम चार्ज अगर फ्लो होगा, मतलब 1 कूलाम चार्ज फ्लो होगा तो इतना ग्राम आपका सिल्वर डिपॉजिट होगा। और कॉपर के लिए बोल रहा है कि 1 कूलाम अगर चार्ज फ्लो होता है तो इतना ग्राम जो है आपका कॉपर डिपॉजिट होगा एनोड से कैथोड के ऊपर, समझे। तो ओवरऑल देखिए हम लोग को पता है दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में जो चार्ज होगा वो सेम होगा, समझ रहे हैं। जो आपका सिल्वर वाले वोल्टामीटर में फ्लो हो रहा होगा चार्ज, वही आपका क्या हो रहा होगा, कॉपर वाले में भी फ्लो हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग को ऑलरेडी पता भाई कि क्या डिपॉजिट हो रहा है, सिल्वर पिघल करके यानी गल करके आपका दूसरे पे चिपक जा रहा है, यानी मास डिपॉजिट हो रहा है, और इधर भी आपका कॉपर गल करके आपके दूसरे कैथोड पे चिपक जा रहा है। तो ओवरऑल हम लोग सिल्वर साइड की बात करें तो इसको इसने M1 माना है, ठीक है। तो मैं अभी Ag मान के चल रहा हूँ कि सिल्वर साइड में जो मास डिपॉजिट होगा किस पे प्रोपोर्शनल होगा, ZAg इंटू जो चार्ज फ्लो हो रहा होगा। चार्ज को हम यहाँ पे ओपन करके लिख सकते हैं I इंटू T, कोई दिक्कत नहीं, ये क्या है मेरा Q के बराबर है। अब देखिए आपका जो Z है इसी को बोलते हैं EC, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये आपका दिया हुआ ऑलरेडी, Z का वैल्यू दिया हुआ ऑलरेडी बताया था भाई, Z इक्वल टू क्या है आपका कांस्टेंट वैल्यू होता है हमेशा, ठीक है, हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग वैल्यू होगा, लेकिन एक एलिमेंट का कांस्टेंट वैल्यू होगा। Z इक्वल टू अभी मैंने आपको ओपन करके बताया ये होता है E/F, ठीक है, और E को और ओपन कीजिए तो मोलर मास, यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, या फिर एटॉमिक मास बोल सकते हैं इसी को, एटॉमिक मास किसका, ऑफ Ag, क्योंकि Ag हम लोग ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, x होता है E का वैल्यू, x यानी वैलेंसी इंटू F यहाँ पे हो जाएगा भाई। E का वैल्यू अप पुट कर देना, E इक्वल टू क्या था आपका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी यानी x से रिप्रेजेंट करते, इसको यहाँ पे वैल्यू पुट किया तो क्या मोलर मास ऑफ Ag डिवाइडेड बाय x इंटू F हो जाएगा। F का वैल्यू मैंने आपको बताया था 96500, है ना। तो यहाँ पे क्या है, आप एटॉमिक मास किसका रखेंगे, सिल्वर का, x का वैलेंसी कितना है 1, यहाँ पे कितना है 96500, इसको जब सॉल्व किया तो Z का वैल्यू आएगा, समझे। तो वो आपका यहाँ पे क्वेश्चन में दिया आपको ऑलरेडी, निकालना नहीं यहाँ पे मैनुअली। तो ओवरऑल यहाँ से हम लोग Q निकाल सकते हैं, क्योंकि Q ही चाहिए हम लोग को, मास तो दिया हुआ इतना ग्राम जो है आपका डिपॉजिट होता है, M पता है, Z पता है, तो IT यानी IT मतलब कहना है Q निकल जाएगा, ठीक है, Q यहाँ से निकल गया, ये समझ गए। अब आगे देखिए, अब सेकंड के लिए बात करते हैं, कॉपर साइड में क्या हो रहा है, कॉपर साइड में मास डिपॉजिट हो रहा है, इसको M2 बोला है, तो यहाँ पे लिखता हूँ जो कॉपर का मास डिपॉजिट हो क्या होगा, ये भी एक तरीके से बराबर होगा Z कॉपर इनटू चार्ज, Z का दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ इतना, समझ गए, ये कॉपर के लिए दिया होगा Z का वैल्यू। तो ओवरऑल देखिए Z का वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, और ये क्या है Q हम लोगों ने यहाँ से ऑलरेडी निकाली कि दोनों में Q क्या होगा, सेम फ्लो सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो Z आपका दिया हुआ ये पुट कर दिया हम लोगों ने, और Q का वैल्यू है मेरे का यहाँ से डाल के मैंने पुट कर दिया, इतना आ गया आपका। अब ऐसे भी हमेशा क्या होगा, जितना आपका सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है उससे कम ही आपका क्या होगा, कॉपर डिपॉजिट होगा, क्योंकि इसका वैलेंसी क्या है एक तरीके से ज़्यादा है सिल्वर के मुकाबले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इफ 16 एम्पियर डिपॉजिट 12 ग्राम ऑफ सिल्वर इन 9 मिनट्स। बोल रहा है भाई कि मेरे पास एक वोल्टामीटर है और इसमें वही सिल्वर के इलेक्ट्रोड्स एनोड कैथोड, बोल रहा है कि टाइम दिया है 9 मिनट, यानी 9 मिनट तक करंट फ्लो हो रहा है, करंट का यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया, वैल्यू दिया, यानी 16 एम्पियर का करंट अगर 9 मिनट तक फ्लो होगा तो सिल्वर जो है एनोड से गल करके कैथोड पे कितना चिपक जा रहा है, 12 ग्राम चिपक जा रहा है, ठीक है। मास ऑफ Ag दिया हुआ कितना, 12 ग्राम, ओके। आगे बोलता है हाउ मच कॉपर वुड 10 एम्पियर डिपॉजिट इन 15 मिनट्स। अब कॉपर के लिए बोल रहा है कि अगर यहाँ पे टाइम मेरा
टाइम मेरा 15 मिनट लिया जाए, किसके लिए? कॉपर के लिए, ठीक है। ये एजी का केस चल रहा था और ये आपका चल रहा है कॉपर के लिए। तो बोल रहा है टाइम मेरा 15 मिनट है, तो 15 मिनट के लिए करंट कितना? 16 एम्पियर। कुछ नहीं दिया था यहाँ पे, अगेन वही करंट 16 एम्पियर 15 मिनट तक के लिए अगर फ्लो करवाएंगे किस में? कॉपर वाले वोल्टामीटर के अंदर, तो यहाँ पे कितना कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। मास ऑफ कॉपर आपको बताना है, कॉपर कितना डिपॉजिट होगा एनोड पे, सॉरी कैथोड पे, ये आपको बताना है। तो हम लोग को पता है जो मास होता है ये क्या है आपका? Z इंटू क्यू को हम लोग I इंटू टी कर सकते हैं, I इंटू टी। तो I इंटू टी तो मेरे को पता है, उसको मैनुअली भी निकाल सकते हैं भाई, कोई ज़रूरी नहीं। करंट दिया हुआ तो करंट से हम लोग चार्ज, करंट और टाइम दिया हुआ ना, तो यहाँ से हम लोग क्यू निकालना है। क्यू इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी, है ना, I इंटू टी। और ये Z है, तो Z का वैल्यू अभी जस्ट बताया, क्या है आपका? मोलर मास। मोलर मास को कॉपर कितना? 63.546 डिवाइडेड से वैलेंसी कितना? 2, और यहाँ पे F कितना है? यहाँ पे 96500, तो यहाँ से Z भी आ जाएगा 96500, ठीक है भाई, ओके। तो ओवरऑल यहाँ से आपका Z का वैल्यू है, तो ऐसे भी निकल जाएगा डायरेक्ट। क्लियर हुआ? नहीं तो फिर यहाँ पे रेशियो लेके चल रहा है, इन लोग का रेशियो मेरे को पता है, ठीक है, जो भी हम लोगों ने सॉल्व किया। तो भाई ये जो ऊपर में मास डिपॉजिटेड है ना, मास डिपॉजिटेड मतलब ऐसे भी निकाल सकते हैं भाई, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो मास डिपॉजिट कितना होता है? इतना। सिल्वर और कॉपर को कंपेयर कर लिया है, ओके। तो ये थोड़ा सा मास ऑफ एजी आपका दिया हुआ इतना, ठीक है। इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना, ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो मास बाय मास कर लिया, मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिल्वर। ये कितना आया था? इसका रेशियो कितना आया था? 31.75। वहाँ पे ओवरऑल 32 लेके चला था भाई, ठीक है, इजी रखने के लिए। लेकिन एक्चुअल में इतना आएगा, क्योंकि कॉपर का जो वेट होता है कितना? 63 पॉइंट, तो आधा कीजिएगा तो 31.75 ही आएगा, ओके। तो इसका वैल्यू दिया ऑलरेडी, तो ये निकल जाएगा, समझ गए। रेशियो से भी आप निकाल सकते हैं, नहीं तो वैसे ही बता दिया मैंने आपको। तो इस तरीके का भाई कुछ एग्जाम्पल्स थे, कुछ न्यूमेरिकल्स थे, जिसको करने के बाद आपको और भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया होगा। इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई कीजिएगा, ऑलरेडी मैंने आपको A to Z समझा दिया, ठीक है। तो बच्चा वाला सारा का सारा क्वेश्चन लगेगा आपको, सॉल्व कीजिएगा खुद से। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे आते हैं भाई, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देख, इसका भी थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं, इसके बाद फिर हम लोग का ये पूरा टॉपिक ही ख़त्म हो जाएगा। उसका फिर हम लोग बैटरी स्टार्ट करेंगे, ओके। ये तो कर लिया हम लोगों ने। देखिए, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन E एंड Z। तो हम लोगों ने ऑलरेडी एडवांस में मैंने आपको बता दिया भाई कि जो मेरा Z है इसको हम लोग बोलते हैं ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और ये क्या था? तो आपका Z इक्वल टू क्या था? मोलर मास, यानी ये था आपका केमिकल इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे F, 1 फराडे बोलते हैं इसको, यानी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चलते जो चार्ज आएगा वो। और इसको फिर हम लोगों ने E का वैल्यू हम लोगों ने और देखा है एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, जिसको X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनटू F। ये था आपका Z। ये हम लोग को ऑलरेडी पता है, पहले से ही पता है एडवांस में। तो हम लोग यहाँ पे बुक में फिर से दे दिया बच्चे की तरह, वही चीज़ समझाएगा यहाँ पे। जैसे अभी लिखा ना मैंने Z इक्वल टू E अपॉन F, तो यहाँ से अगर आप बोल रहे हैं किसके बीच में रिलेशन? E और Z के बीच में, E और Z के बीच में, तो Z बाई E इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z बाई E नहीं भाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं F निकालना चाहता हूँ। F इक्वल टू क्या हो जाएगा? E अपॉन Z। तो E अपॉन Z जो आया है, E अपॉन जो Z आया है, यहाँ पे भी देखिए भाई, E अपॉन Z जो आया है ये किसके बराबर है? 1 फराडे के बराबर है। और 1 फराडे क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट वैल्यू है। 1 फराडे का मतलब है कि आपने 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, और इसके चलते जो मेरा चार्ज आ रहा है कितने के बराबर होता है? 96500 कूलम, यानी F का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमेशा कितना आएगा? 96500। तो क्या है? अपने आप में कॉन्स्टेंट नंबर है, ठीक है। तो वही बोल रहा है E बाई Z क्या है? हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, और हर एक एलिमेंट के लिए कांस्टेंट होगा। क्लियर? तो वही है, और यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है 1 फराडे। फराडे कांस्टेंट क्या बोलते हैं? तो ये बोल रहे द वैल्यू ऑफ फराडे कांस्टेंट इज फाउंड टू बी 96500 कूलम, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा हो भाई कहीं पे, ओपन करके, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू लाइब्रेट 1 ग्राम ऑफ, क्योंकि भाई देखिए ना, ये जो 1 फराडे है, 1 फराडे मतलब क्या? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया था हम लोगों ने, है ना। और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्या हो रहा था? Ag क्या हो जा रहा था आपका? पूरा का पूरा 1 मोल ऑफ Ag भी डिपॉजिट हो जा रहा था। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, हेंस फराडे कांस्टेंट इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू लाइब्रेट या फिर डिपॉजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्यों भाई? 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्यों? देखिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब भाई
ई की बात हो रही है, ठीक है। एफ इक्वल टू क्या आया, यह ई अपॉन जेड, ठीक है। तो इसके आगे 1 छुपा हुआ है और इसके आगे भी 1 छुपा हुआ है, समझ में आया। तो ओवरऑल ये 1 को यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और ये सब लैंग्वेज थोड़ा सा कन्फ्यूजन करता है, लेकिन मैं आपको मैनुअली समझा दिया क्या कहना चाहता है, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू लाइब्रेट और डिपॉजिट 1 ग्राम, आगे में कुछ नहीं तो 1 है, समझ में आया। ये क्या था, केमिकल इक्विवेलेंट वेट, और किसके में होगा, इसका ग्राम में ही तो होगा, आगे कुछ नहीं, 1 ऐसा मतलब क्या, 1 ग्राम, समझे। तो वही बोल रहा है 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट, केमिकल इक्विवेलेंट इन ग्राम ऑफ द सब्सटेंस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, समझे। और वही बोल रहा है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर इज इतना, हम लोग निकाला अभी 108 आया था, और कब, जब हम लोग का इतना चार्ज क्या होगा, पास होगा। इतना चार्ज कहने मतलब क्या, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कितने के बराबर होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन के चलते जो चार्ज आएगा वो इसके बराबर होता है। इतना इलेक्ट्रॉन एक तरीके से पास होगा, ठीक है, सिल्वर के वोल्टामीटर में। तो सिल्वर का जो मास डिपॉजिट होगा कैथोड पे कितना होगा, 1 मोल के बराबर, या फिर कहिए 108 ग्राम, इसको बोलते हैं 1 मोल ऑफ सिल्वर मतलब 108 ग्राम। वही दूसरा लाइन में बोला अगेन, केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इज इतना, अगर इतना चार्ज फ्लो होगा किस लिए, कॉपर वाले वोल्टामीटर में, और इतना चार्ज मतलब क्या, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जब पास होगा तो कॉपर जो है कितना डिपॉजिट होगा, 31.75 ग्राम, समझे। तो यहाँ पे लिखा हो भाई, और यहाँ पे एफ का वैल्यू निकाला है। एफ का वैल्यू कैसे निकालते, तभी यहाँ पे वही कर लिया है, ठीक है, फर्स्ट लॉ यूज़ करके। ये कंफ्यूज कर रहा है बस आपको, ठीक है, लेकिन बुक में दी इसलिए मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन लोग राइज करेंगे कि भाई आपने बताया नहीं, ठीक है। मास इक्वल टू जेड इंटू क्यू था ना, तो यहाँ से जेड का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो भाई यहाँ पे निकाला है, यहाँ पे आता है डायरेक्ट, देखिए यहाँ पे ये आ गया ना इतना, और ये 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है तब जाके आपका इतना वैल्यू आएगा, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू इतना होता है, लेकिन हम लोग इतना अप्रॉक्स मान के चलते हैं, तो वही है। ओके, अब यहाँ पे आपका फैराडे लॉ में यहाँ पे इसको पुट कर दिया, एम इक्वल टू इतना था, जेड इक्वल टू हम लोग का अभी आ गया वैल्यू ई अपॉन एफ, तो क्या हो जाएगा भाई, जेड का वैल्यू बस पुट कर दिया यार, क्योंकि इस बुक ने क्या बोला कि बच्चों को मान के चल रहा है कि पहले से जेड का वैल्यू नहीं पता था बच्चों को, तो बच्चों को यहाँ पे समझा दिया गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हम लोग जो स्टैंडर्ड इक्वेशन में जेड का वैल्यू पुट कर दिया ई अपॉन एफ कूलम, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी एडवांस में सीख रखा है, तो ये बच्चा वाला बुक है आपका। तो ख़त्म हो गया आज हम लोग का भाई, ये ख़त्म हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस भी आज ख़त्म हो गया। इलेक्ट्रोलाइसिस का जो एप्लीकेशन है मैंने आपको बता दिया था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ करते हैं, मेटल रिफाइनिंग में करते हैं, नहीं कोई गंदा मेटल है ना, जैसे आपने मान लिया एल्युमिनियम का ओर निकाला, ठीक है, फिर आयरन का ओर निकाला, ठीक है, आयरन का ओर है, तो उसमें क्या होगा भाई, बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होंगे ना, तो उसको प्योर करना तो उसके लिए यूज़ करते हैं, लेकिन बताया था मैंने आपको बहुत महंगा प्रोसेस है ना। तो ये सब हम लोग महंगे महंगे मेटल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल हो गया, उसके बाद फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर, अभी जस्ट समझा दिया, कोई और है आपके पास, उससे आप मेटल निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे अटैच कर दूँ, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ओके। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कहाँ, फ्रॉम वाटर से। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने आपको बताया था, वाटर को हम लोगों ने क्या किया था, ब्रेक किया था। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ही क्या था भाई, कि हम लोग अपने केमिकल कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो H2O को जब ब्रेक करेंगे तो हम लोग देखा था यहाँ पे H2 + O2 रिलीज हो रहा था, समझे। ये हाइड्रोजन गैस और ये आपका ऑक्सीजन गैस है, तो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, और गैल्वेनाइजेशन ये सब में भी यूज़ कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो ख़त्म हो गया आज आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम लोग बात करेंगे सेल के ऊपर, ठीक है। ये है सेल। तो सेल का ऑलरेडी मैंने आपको वर्किंग प्रिंसिपल समझा दिया है, जिसको हम लोगों ने वोल्टेइक सेल बोला था, या फिर कहीं गैल्वेनिक सेल है, फिर इसको हम लोग डैनियल सेल देख रहे थे, है ना। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया। अब हम लोग प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है, ये सब पे ऊपर पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ेंगे। पूरा थ्योरी है भाई, ठीक है, और कुछ बचा नहीं है इसमें। जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म हो गया है, अब हम लोग का सिर्फ और सिर्फ थ्योरी चलेगा, ठीक है। लीड एसिड बैटरी का इसमें पूरा कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, ओके। तो फाइनली आज आपका 10th लेक्चर है। 10th लेक्चर में आपका ये क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 था, ई अपॉन जेड मतलब क्या, एफ के बारे में, ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है सारे एलिमेंट्स के लिए। भाई मेरे जेड जो है हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट ही तो आएगा, ई अपॉन यहाँ पे आपका एफ। तो एफ आपका अपने आप में क्या है, 6596500 ये, ठीक है। इसका भाई इसमें जो है ना, E/Z इज कांस्टेंट फॉर ऑल एलिमेंट, नहीं ये गलत दिया हुआ भाई,
इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट। सर सेकंड देना चाहिए आंसर, इसको सही कर लीजिए आप। इसका आंसर देख लेता हूँ क्या देता है। बुक है नहीं भाई यहाँ पे, लेकिन जहाँ तक मेरे को पता है डिफरेंट एलिमेंट का, जैसे हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किया ना, अभी न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, तो यहाँ पे भाई z का जो वैल्यू था देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व किया, देख रहे हैं यहाँ पे z का वैल्यू जो है, z को ही हम लोग बोल रहे हैं ना, z इक्वल टू ही क्या है आपका, वेट भाई, वो f था ना, f था आपका e अपॉन z, ठीक है। z इक्वल टू e अपॉन f, तो f इक्वल टू क्या हो जाए, e अपॉन z। ओके, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन था क्या एक्चुअली, द रिलेशनशिप बिटवीन EC/Z एंड केमिकल इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो ये आ गया आपका फराडे के, बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। हम लोग f की बात कर रहे हैं ना, f की बात कर रहे हैं, मीन्स E/Z मीन्स ये फराडे यानी f का वैल्यू देगा आपको, और f हमेशा क्या है आपका कांस्टेंट वैल्यू है 96500 के मुकाबले, यानी सबके लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। f की बात हो रही है यहाँ पे, फराडे को ये एक्सप्लेन करा, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया। ओके, मुझे यहाँ पे z समझ में आ रहा था भाई, z नहीं पूछ रहा आपका, ये f पूछ रहा है। f क्या है, 1 फराडे, और 1 फराडे क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है हर एक एलिमेंट के लिए, और ये कितने के बराबर आएगा आपका 96500, ठीक है, इतना कूलाम। ठीक, खत्म हो गया भाई। और देखते ही देखते हम लोग का ये कुछ स्टार्टिंग का जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन था इस चैप्टर का, ये भी हम लोग का खत्म हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सेल को स्टार्ट करेंगे, और सेल में हम लोग बैटरी स्टार्ट करेंगे भाई।